हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 15 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे थे हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन में दो एडिटोरियल आर्टिकल कवर करेंगे। पहला एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी जिस तरीके से मौजूदा T20 विश्व विजेता इंग्लैंड की टीम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी कि महाशा अमनी की मौत से ईरान में जो प्रदर्शन शुरू हुए दिन प्रतिदिन और ज़्यादा उग्र होते जा रहे हैं। तो बहुत कुछ जानने और समझने को हमको मिलने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, खेल जगत से लेके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानने समझने को मिलेगा। अंत तक जरूर बने रहेगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। इसका फ्री पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। पहला एडिटोरियल आर्टिकल है ट्रेडिशन एंड टैलेंट, परंपरा और प्रतिभा। इंग्लैंड्स विन इन T20 वर्ल्ड कप इज प्रूफ ऑफ इट्स टैलेंट पूल। T20 विश्व कप में इंग्लैंड की जीत उसके प्रतिभा पूल का सबूत है। बात हो रही है मेलबर्न में हाल ही में संपन्न हुए T20 विश्व कप को इंग्लैंड द्वारा जीत लिया जाता है, और जिस तरीके से आज के समय में दुनिया भर में जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, चाहे भारत की आईपीएल की बात हो, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश की बात हो, इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और दुनिया भर में अगर खेल जगत की बात करते हैं तो फुटबॉल की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। और ऐसे में हर खेल के अपने अपने समर्थक हैं, चाहे वो टेस्ट मैच की बात हो, वनडे की बात हो, लेकिन बात होती है जब T20 की, तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रदर्शन इसमें देखने को मिलता है, सीमित समय में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में जब ये टूर्नामेंट होता है और इंग्लैंड द्वारा इस ट्रॉफी को जीत लिया जाता है, जो कि टेस्ट क्रिकेट की परंपरा में डूबी हुई मानी जाती है। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जब बात होती है व्यावसायिक अगर तौर पर, तो भारत का पलड़ा हमेशा भारी होता है आईपीएल टूर्नामेंट से, बीसीसीआई से। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेल की बात कही जा रही है। तो जब इंग्लैंड की बात हो रही है तो वहाँ पर जो उनके कोचिंग का ढांचा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए। और वहाँ पर टेस्ट, वनडे और T20 सब में अलग अलग तरीके से अद्वितीय प्रारूप के रूप में देखा जाता है। और जब टीम बनाई जाती है तो उसके लिए भी टीम संरचना दृष्टिकोण भी हर एक प्रारूप के हिसाब से ही चयनित होता है। जिस तरीके से इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ी जो रूट इस T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेले, तो बेसिकली इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब बात आती है प्रदर्शन की, तो प्रदर्शनों और सेंटिमेंट्स को एक साथ नहीं मिलाया जाता। और फाइनल में पाकिस्तान इंग्लैंड का मुकाबला होता है। इंग्लैंड आसानी से जीत जाती है, लेकिन फिर भी एक लो टोटल को पाकिस्तान लंबा खींच के ले जाती है। इस पे पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी को भी क्रेडिट देना चाहिए। और आगे ये भी बात हो रही है कि दोनों ही टीम, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ग्रुप स्टेज में इनके प्रदर्शन उतने बेहतर नहीं थे, फिर भी ये लय बरकरार रखते हैं और फाइनल खेलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड इस बार ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का प्रदर्शन शुरू से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा था, लेकिन ये अंत में जाकर बिखर जाते हैं। भारतीय टीम की बात कही जाए, विराट कोहली काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, सूर्य कुमार यादव नजर आ रहे थे, लेकिन एक मैच में प्रदर्शन खराब होता है और टीम बाहर हो जाती है सेमीफाइनल में। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से T20 में मोमेंटम को बनाए रखने की ज़रूरत होती है, भारत को इस अप्रोच की आवश्यकता है। और मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर की जो एज है वो लगभग औसतन 30 साल के आसपास है। और इस बार के T20 क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बड़े उलटफेर भी देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बाहर हो जाती है आयरलैंड और नीदरलैंड से हार के, ये निश्चित तौर पर T20 क्रिकेट में सुधार की ओर इशारा करता है। और सबसे दुखद बात रहती है कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाती T20 खेलने के लिए। तो आने वाले समय में T20 का स्तर और सुधरता हुआ नजर आ रहा है। भारत को भी अपने मोमेंटम को बनाए रखने की ज़रूरत है। इंग्लैंड जैसी की टीम से को बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगले
आर्टिकल में बात होगी इन ईरान प्रोटेस्ट द लॉन्ग फाइट फॉर फ्रीडम्स। ईरान के विरोध प्रदर्शनों में स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई। द ग्रोइंग प्रोटेस्ट्स आर अ फाइट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड इंडिविजुअल राइट्स सेंटरिंग ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन एज अ प्राइमरी विक्टिम ऑन द रिजिम मेल डोमिनेटेड ट्रेडिशन एंड स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी। बढ़ता विरोध मानव गरिमा और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए एक लड़ाई है जो शासन की पुरुष प्रधान परंपरा और सख्त विचारधारा के प्राथमिक पीड़ितों के रूप में महिलाओं की मान्यता पर केंद्रित है। अब आर्टिकल की शुरुआत में हामिद इस्माइलियन की पंक्तियों से शुरुआत की जा रही है। वहाँ पर उसके द्वारा लिखा जाता है कि हमारे सपने में हवा महिलाओं के बालों में बह जाएगी। हमारे सपने में बच्चों को मध्य युग की विचारधाराओं को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हमारे सपनों में कोई भी लड़कियों को स्कूल पर हमला नहीं करेगा, कोई भी उन्हें पीछे से गोली नहीं मारेगा। ये बात लिखी है हामिद इस्माइलियन ने, जो कि ईरान में जब विरोध प्रदर्शन होता है उसके समर्थन करने के लिए आयोजित एक रैली में ईरानी कनाडियाई कार्यकर्ता हैं। और अब पूरे ईरान में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 महीने से लंबा का समय भी बीत जाता है जब सितंबर में 22 वर्षीय महसा अमिनी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण बनता है कि अनुचित जो हिजाब पहनने के लिए जो नैतिक पुलिस ने गिरफ्तारी किया था। होता क्या है, अमना महिषी कहीं बाहर जा रही होती पब्लिक प्लेस पे, इनके सर से हिजाब हट जाता है। ईरान में जो पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा, जो रिलीजियस पुलिस होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त रहती है और उसी के वायलेशन में इनको गिरफ्तार किया जाता है और कुछ दिन बाद पता लगता है इनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि जब इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी उसी दौरान इनकी हार्ट अटैक आता है और मृत्यु हो जाती है। जबकि जो लोग देखते हैं उनका ये कहना होता है कि पुलिस ने काफ़ी बर्बरता इनके ऊपर अपनाया था, इस वजह से महसा अमनी की मृत्यु हो जाती है और तभी से पूरे ईरान में प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाता है। और अब जिस तरीके से लगातार ईरान की जो अथॉरिटी है वो सत्ता में बने रहने के लिए दमन का सहारा लेती हुई प्रतीत हो रही है। इन घटनाक्रम से कई सवाल भी जन्म ले लेते हैं, जैसे कि क्या प्रदर्शनों को बनाए रखा जा सकता है? यह आंदोलन ईरान में पिछले कई विरोध प्रदर्शनों से कैसे अलग है? क्या ये विरोध प्रदर्शन अति रूढ़िवादी इस्लामी गणराज्य के दीर्घकालिक विरोध की शुरुआत है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आंदोलन पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? बात हो रही है राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की, तो इनके द्वारा सख्त हिजाब नियमों को लागू करने के प्रयास के खिलाफ सड़कों पर भारी भीड़ द्वारा विरोध किया जा रहा है और महिला अधिकारों की बात कही जा रही है। महिला जीवन स्वतंत्रता और हम लड़ेंगे और ईरान को वापस लेंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। और अब चूंकि रिएक्शन में जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस हैं ईरान की, उनके द्वारा अत्यधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है। इवन आंसू गैस, डंडों के अलावा गोलीबारी भी हो रही है और कुछ रिपोर्ट की मानी जाए तो 330 से ज़्यादा ईरानी मारे गए हैं, 15,000 से ज़्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब कुछ पिछले प्रदर्शनों की बात हो रही है, 2019-20 में प्रदर्शन होता है जहां पर उसके बाद ये सबसे घातक माने जा रहे हैं। 19-20 में 1500 से अधिक मौतें हुई थी। इसके अलावा 2009 में जब राष्ट्रपति चुनाव में लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे, तब क्योंकि उस समय क्या था कि जो प्रदर्शन हो रहे थे उसका नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया था और जो प्रदर्शन थे वो प्रमुख शहरों तक ही सीमित थे। इसके अलावा 2017-2019 में भी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू होते हैं, लेकिन वो श्रमिक वर्ग तक सिमटे रहते हैं। और इस बार के अगर प्रदर्शन की हम बात करें तो नहीं इसमें कोई आर्थिक कारण है और नहीं कोई राजनीतिक कारण है, बल्कि इस बार जो कारण बना हुआ है वो है मानव गरिमा और व्यक्तिगत अधिकारों का प्रश्न, जो कि शासन की जो पुरुष प्रधान परंपरा है और सख्त इस्लामी विचारधारा के प्राथमिक पीड़ितों के रूप में महिलाओं की मान्यता पर केंद्रित है। और सबसे बड़ी बात है कि ये धर्म विरोधी आंदोलन नहीं है और वास्तव में प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर धार्मिक प्रतीकों या बयानबाजी के उपयोग से परहेज किया है। पहली बार
विरोध प्रदर्शनों में समाज के सभी वर्गों और आयु समूहों के लोग शामिल हैं और ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया है। दुनिया भर की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से ईरान सरकार द्वारा क्रूर कार्रवाई की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित करता है। अमेरिकी सरकार, जो दूसरे पश्चिम अधिकारी हैं और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनके द्वारा महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग से ईरान को हटाने की मांग की गई है। और चूंकि बात होती है कि ये पूरी जो यूएन बॉडी है वो जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट पर केंद्रित रहती है और इसी की हानि ह्रास ईरान में देखने को मिल रहा है। इन सब के अलावा यूरोपियन यूनियन, यूएस, बहुत से जो दूसरे पश्चिमी देश हैं, उन्होंने ईरान के जो शासन के जो अधिकारी हैं उन पर प्रतिबंध, सैंक्शन भी लगा दिया है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के मानवाधिकार उल्लंघन पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक रूप से बैठक की गई और सदस्य देशों ने आंदोलन को नैतिक समर्थन देने का फैसला किया है। और अब ये भी बात हो रही है कि दुनिया भर में लोगों द्वारा, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो ईरान में ये जो मूवमेंट चल रहा है उसके प्रति अपनी सॉलिडेरिटी भी दिखा रहे हैं। इवन भारत में भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं और जो ह्यूमन वेलफेयर के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने बाल भी कटवाए जा रहे हैं, हिजाब को जलाया जा रहा है। पर आगे ये भी बात है कि इस तरीके के समर्थन कई बार अभिव्यक्तियों के चयनात्मक, सेलेक्टिव होने की वजह से भी क्रिटिसिज्म खींचते हैं। और कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि महिलाओं को हिजाब पहनने अथवा नहीं पहनने, दोनों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और नारीवाद को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, चाहे वो ईरान की बात हो अथवा भारत की बात हो। महिलाओं के अधिकारों के जब सवाल आती है तो उसमें एक रूपता और संवेदनशीलता की ज़रूरत है। और अब आगे ये भी बात हो रही है कि जिस तरीके से ऐसे विरोध प्रदर्शन ईरान और अफ़गानिस्तान जैसे, जहाँ पर तानाशाह रिजिम है, उसमें क्या उस शासन के दृष्टिकोण को बदलने की कोई क्षमता रखती है। तो अब ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से ईरान में लगातार काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण करके कठोरता से शासन चलाया जाता है, कठोर इंटरनेट नियंत्रण देखने को मिलता है, नागरिक सक्रियता का गला घोटा जाता है और कठोर पुलिसिंग का एक लंबा इतिहास रहा है। असंतोष को दबाने की क्षमता में लगता है कि ईरान द्वारा महारत भी हासिल कर ली गई है। और आगे ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से, चाहे वो 1780 के दशक की बात हो, वहाँ पर फ्रांस की बात हो अथवा आज के श्रीलंका की बात हो, इतिहास के साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई भी शासन, चाहे वो कितना भी अलोकप्रिय क्यों ना हो, लोगों का समर्थन करने के लिए जब तक सेना द्वारा पाला नहीं बदला जाता तब तक जन आंदोलन से शासन को नहीं पलटा जा सकता। और अब ये भी बात कही जा रही है कि महिसा अमिनी की मौत के बाद 16 वर्षीय निकाह शाहकर्मी की गुमशुदगी और उनकी मौत का भी खुलासा 10 दिन के बाद हो जाता है, एक सिंबल बन गए हैं और इसके द्वारा जो प्रदर्शन है वो और ज़्यादा प्रेरित होते जा रहे हैं और बेसिकली ईरान की जो महिला और युवाओं के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को गति दे रहे हैं। और सिर्फ एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि निकट भविष्य में दमनकारी, चाहे वो तालिबान की बात हो जिसके तहत अफगान महिलाओं की दुर्दशा हो, और वास्तव में दुनिया भर में सभी वंचित महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समान ध्यान और समर्थन प्राप्त करेगी। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।